आज के इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल यू लर्न क्लासेज में। आज हम लोग क्लास 10th के कल जो एग्ज़ाम होने वाला है सब्जेक्ट उर्दू का, इसी पर्पज़ से आज इस क्लास को लाए हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी मददगार साबित होगा। यदि आप इस क्लास को अच्छे से देख लेते हैं तो उम्मीद है कि आपका एग्ज़ाम बहुत बेहतर जाएगा। इसीलिए आप लोगों से दरख्वास्त है कि आप लोग जो है इस क्लास को ज़रूर देखें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए बिना देर किए हुए आज का क्लास का शुरुआत करते हैं। एक बात बता देना चाहेंगे, कल जो आप लोगों का एग्जाम होने वाला है उर्दू सब्जेक्ट का, उसी का हम जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल साबित होने वाला है। तो चलिए बिना लेट किए हुए क्लास का शुरुआत करते हैं। आप लोगों के स्क्रीन पर पहला सवाल है, गालिब शायरी में पहले पहल क्या तखल्लुस करते थे। क्या है सवाल? गालिब शायरी में पहले पहल क्या तखल्लुस करते थे। तखल्लुस यानी शायर का छोटा सा नाम, शायर का जो छोटा सा नाम होता है उन्हीं को उर्दू में तखल्लुस कहते हैं। तो गालिब तो तखल्लुस है ही, लेकिन गालिब शायरी में जो है पहले पहल तखल्लुस करते थे असद, लेकिन बाद में उन्होंने अपना तखल्लुस बदल लिया, असद से बदल करके क्या कर लिया, गालिब। बाद में तखल्लुस करने लगे गालिब, लेकिन शुरुआती दौर में गालिब अपना तखल्लुस क्या करते थे, असद करते थे। तो आप याद रखेंगे इस बात को कि गालिब शायरी में पहले पहल क्या तखल्लुस करते थे, तो आंसर क्या हो जाएगा, असद। बाद में इन्होंने तखल्लुस गालिब कर लिया, लेकिन पहले करते थे असद। उसके बाद हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। अगले सवाल में है, दर जेल में कौन मसनबी निगार नहीं है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है शौक लखनवी, ऑप्शन बी में दिया हुआ है मीर हसन, ऑप्शन सी में दिया हुआ अहमद फराज, ऑप्शन डी में दिया हुआ है मीर हसन। तो मसनबी निगार कौन नहीं है, इसमें पूछा जा रहा है आपको कौन मसनबी निगार नहीं यानी मसनबी के लेखक नहीं है। तो इसमें देखेंगे इनका सही जवाब हो जाएगा अहमद फराज जो है यह मसनबी निगार नहीं है, जबकि शौक लखनवी ये भी मसनबी निगार है, मीर हसन ये भी मसनबी निगार है, वही मीर हसन फिर से आ गया, मीर हसन मसनबी निगार है। इसमें पूछा गया था कौन मसनबी निगार नहीं है, तो कौन नहीं है, अहमद फराज नहीं है। बाद में के शौक लखनवी और मीर हसन ये मसनबी निगार है यानी मसनबी के लेखक हैं। उसके बाद हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगले सवाल में देखेंगे, सवाल है मिर्जा शौक का असल नाम क्या था। क्या है सवाल? मिर्जा शौक का असल नाम क्या था। तो देखेंगे ऑप्शन ए में दिया हुआ मोहम्मद हामिद खान, ऑप्शन बी में दिया हुआ तसद्दुक हुसैन खान, ऑप्शन सी में दिया हुआ आगा अली खान, ऑप्शन डी में दिया हुआ वाजिद अली खान। तो मिर्जा शौक जो था जिनका असल नाम क्या था, तो मिर्जा शौक का असल नाम था तसद्दुक हुसैन खान। क्या याद रखेंगे? मिर्जा शौक का असल नाम तसद्दुक हुसैन खान था। इसी को शौक लखनवी भी कहते हैं, इसी को शौक लखनवी भी कहते हैं। किनको? मिर्जा शौक को शौक लखनवी, क्योंकि लखनऊ इनका पैदाइश था तो इसीलिए इनको शौक लखनवी भी कहते हैं, शौक लखनवी भी कहते हैं। शौक लखनवी का असल नाम क्या है पूछ दे तो तसद्दुक हुसैन खान, या पूछ दे मिर्जा शौक का असल नाम क्या था तो याद रखेंगे तसद्दुक हुसैन खान नाम था। उसके बाद हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगले सवाल में देखेंगे, सवाल है बकौली किस मसनबी का किरदार है। आप लोग के सिलेबस में बकौली एक मसनबी में किरदार दिया गया है, कह रहा है कौन मसनबी में बकौली किरदार है। तो ऑप्शन ए में है जज्बे मोहब्बत, ऑप्शन बी में है सहरुल बयान, ऑप्शन सी में है गुलजारी नसीम, ऑप्शन डी में है सोजो गुदाज। तो आप याद रखेंगे बकौली मसनबी का जो किरदार है, बकौली जो किरदार है किस मसनबी में है, तो आप आंसर याद रखेंगे गुलजार नसीम। एक मसनबी है आप लोग के किताब में जिसका नाम है गुलजार नसीम, जिसके मुसन्निफकार यानी लेखक का नाम है दयाशंकर नसीम। इनके मुसन्निफकार कौन है तो दयाशंकर नसीम। दयाशंकर नसीम जो मसनबी लिखे हैं उस मसनबी का नाम याद रखेंगे, क्या नाम है, गुलजार नसीम। और इसी में एक किरदार आई है बकौली। बकौली किस मसनबी का किरदार है तो आप याद रखेंगे गुलजार नसीम का किरदार कौन है, बकौली है। उसके बाद हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगले सवाल में देखेंगे, सवाल है तू वह सूरज है तेरी डैश रह जाएगी, दुरुस्त लफ्ज से मिसरा मुकम्मल करे। कह रहा है कि इसमें खाली स्थान जो है इसमें क्या भरा जाएगा,
आप बताइए। तो ऑप्शन ए में है गहराइयां, ऑप्शन बी में है परछाइयां, ऑप्शन सी में है तन्हाइयां, ऑप्शन डी में है परवाइयां। तो तू वह सूरज है तेरी डैश रह जाएगी, तो इनका सही जवाब हो जाएगा तेरी परछाइयां रह जाएगी। इनका सही जवाब क्या हो जाएगा? तेरी परछाइयां रह जाएगी, तेरी परछाइयां रह जाएगी, तेरी परछाइयां रह जाएगी। इस खाली जगह में क्या याद रखेंगे? तेरी परछाइयां रह जाएगी। तो इनका सही जवाब क्या हो जाएगा? बी। तू वह सूरज है तेरी परछाइयां रह जाएगी। मिश्रा मुकम्मल कीजिए, इसमें क्या हो जाएगा? तू वह सूरज है तेरी परछाइयां रह जाएगी। उसके बाद हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगले सवाल में देखेंगे, सवाल है मिर्जा असदुल्ला खां गालिब में गालिब क्या है? मिर्जा असदुल्ला खां गालिब में गालिब क्या है? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है मुखलिस, ऑप्शन बी में दिया हुआ है मुक्ता, ऑप्शन सी में दिया हुआ है मुतला, ऑप्शन डी में दिया हुआ है रदीफ। तो मिर्जा असदुल्ला खां गालिब में गालिब क्या है? तो हम लोग आमतौर पर जानते हैं कि मिर्जा असदुल्ला खां गालिब में गालिब जो होता है यह तखल्लुस कहलाता है, यानी शायर का छोटा सा जो नाम होता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं? तखल्लुस। लेकिन इसमें दिया हुआ है कि क्या होगा? मतला होगा या मुक्ता होगा। तो इसमें इनका सही जवाब पहले जान लेंगे कि इनका सही जवाब हो जाएगा मुक्ता। मुक्ता इनका जवाब इसीलिए होगा क्योंकि शायर जो होते हैं जब शेर का आखिरी मिसरा होता है तो वहां अपना नाम इस्तेमाल करते हैं। तो शायर जो है अपना नाम का इस्तेमाल जो करते हैं वह आखिरी मिसरा में करते हैं, और शेर के आखिरी मिसरा को कहते हैं मुक्ता। शेर के आखिरी मिसरा को क्या कहते हैं? मुक्ता। तो यही मुक्ता वाले मिसरा में क्या करते हैं? शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर गालिब जो हो जाएगा, गालिब क्या हो जाएगा? मुक्ता। और इसमें एक क्वेश्चन याद रखेंगे, आपको पूछा जाएगा शेर के पहला मिसरा को क्या कहते हैं? शेर के पहला मिसरा को क्या कहते हैं? पूछा जाएगा आपको सवाल में, क्या शेर के पहला मिसरा को क्या कहते हैं? तो आप याद रखेंगे मतला कहते हैं। शेर के पहला मिसरा को मतला कहते हैं, मीम तो लामैन मतला कहते हैं। उसके बाद आपको पूछा जाएगा कि बताइए शेर के आखिरी मिसरा को क्या कहते हैं? शेर के आखिरी मिसरा को क्या कहते हैं? तो आप याद रखेंगे मुक्ता कहते हैं। शेर के पहला मिसरा को मतला और शेर के आखिरी मिसरा को मुक्ता। और मिर्जा असदुल्ला खां गालिब में गालिब क्या है? तो आप याद रखेंगे यहाँ मुक्ता होगा आंसर, क्योंकि तखल्लुस ऑप्शन में नहीं है। तो उस स्थिति में आप क्या याद रखेंगे? आंसर मुक्ता। यदि तखल्लुस रहता तो तखल्लुस हो जाता। उसके बाद हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगले सवाल में है दर्ज जेल में इसमें मारिफा कौन है? ये आपको ग्रामर का क्वेश्चन है, उर्दू कवायद का। तो इसमें मारिफा कौन है? तो देखेंगे ऑप्शन ए में दिया हुआ महल, ऑप्शन बी में दिया हुआ ताजमहल, ऑप्शन सी में दिया हुआ नदी, ऑप्शन डी में दिया हुआ पहाड़। तो सबसे पहले तो आप इसमें मारिफा के बारे में याद रखेंगे। इसमें मारिफा किसी खास शख्स के नाम, किसी खास चीज के नाम को हम लोग इसमें मारिफा कहते हैं। इसमें मारिफा का कितना किस्म होता है? तो आप याद रखेंगे इसमें मारिफा का 7 किस्म होता है। इसमें मारिफा का कितना किस्म? 7 किस्म होता है। और किसी खास शख्स, खास जगह, खास चीज के नाम को ही हम लोग क्या कहते हैं? इसमें मारिफा। और इसी इसमें मारिफा का दूसरा नाम होता है इसमें खास, क्योंकि खास चीज, खास जगह के नाम को हम लोग क्या कहते हैं? इसमें मारिफा। इसमें मारिफा का दूसरा नाम याद रखेंगे इसमें खास भी कहा जाता है। इसमें मारिफा या इसमें खास का कितना किस्म होता है? 7 किस्म। तो अब इसमें देखेंगे खास चीज का क्या नाम है? महल। महल से कोई भी महल मुराद हो सकता है। ताजमहल, तो ये खास महल का नाम है। तो इसमें मारिफा ये कौन हो जाएगा? ताजमहल। इनका सही जवाब हो जाएगा ताजमहल। नदी, नदी से कौन सा नदी मुराद क्लियर नहीं हो रहा है। तो पहाड़, खास पहाड़ का नाम नहीं, खास नदी का नाम नहीं है, खास महल का नाम नहीं है। तो ये सब जितना है ये तीनों हो जाएगा इसमें नकरा। जबकि खास महल का नाम है तो ये हो जाएगा इसमें मारिफा। और इसमें नकरा जो होता है आम चीज, इसमें नकरा को क्या कहते हैं? आम चीज। आपको पूछा जाएगा इसमें नकरा का कितना किस्म? तो आप याद रखेंगे इसमें नकरा का 5 किस्म होता है। और इसमें नकरा को कहा जाता है इसमें आम। किसी आम चीज को, किसी आम शख्स के नाम को तो हम क्या कहते हैं? इसमें नकरा कहते हैं। इसी इसमें नकरा को इसमें आम भी कहते हैं। तो ताजमहल किसका मिसाल है? तो आप लोग याद रखेंगे इसमें मारिफा का मिसाल है। उसके बाद हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगले सवाल में देखेंगे इरफान सिद्दीकी बुनियादी तौर पर किसके शायर है? बुनियादी तौर पर किसके शायर है? बुनियादी तौर पर किसके शायर हैं?
तो इरफान सिद्दीकी आपके किताब में दिया हुआ कि यह किसके शायर हैं, गजल के हैं या मरसिया के हैं या नात के हैं या नज्म के हैं। तो आप याद रखेंगे इरफान सिद्दीकी जो है ये गजल के शायर है। इरफान सिद्दीकी किसके शायर है, ये गजल के शायर है। उसके बाद हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगले सवाल में देखेंगे, सवाल है दोहा में कितने मिसरा होते हैं, दोहा में कितने मिसरा होते हैं। तो यहां देखेंगे ऑप्शन ए में 3, ऑप्शन बी में 2, ऑप्शन बी में 2, ऑप्शन सी में 4, ऑप्शन डी में 6। तो आप याद रखेंगे दोहा में 2 मिसरा होते हैं। दोहा में कितने मिसरा होते हैं, 2 मिसरा होते हैं। आप याद रखेंगे दोहा में कितने मिसरा होते हैं, तो दोहा में 2 मिसरा होते हैं। उसके बाद हम लोग अगले सवाल की ओर चलेंगे। अगले सवाल में है जदीद की जीद क्या होगी। जीद यानी विलोम शब्द, उल्टा शब्द। जदीद का जीद क्या होगा, तो ऑप्शन ए में देखेंगे नई, ऑप्शन बी में देखेंगे कदीम, ऑप्शन सी में देखेंगे पुरानी, ऑप्शन डी में देखेंगे बैद। अब देखेंगे जदीद का जो जीद होगा यानी उल्टा शब्द, जदीद का होगा कदीम। जदीद का क्या हो जाएगा, कदीम। जदीद मतलब होता है नया, कदीम मतलब होता है पुराना। तो जदीद का क्या हो जाएगा, कदीम। जदीद का जीद क्या हो जाएगा, कदीम। आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। अगले सवाल में है अब देखिए क्या माने हैं, अब्द का क्या माने होता है। तो ऑप्शन ए में देखेंगे बंदा, ऑप्शन बी में देखेंगे हमेशा, ऑप्शन सी में देखेंगे इबादत, ऑप्शन डी में देखेंगे इनमें से कोई नहीं। तो अबद के क्या माने होता है, तो आप लोग याद रखेंगे अबद के माने होता है हमेशा। अलीफ बेदाल अबद के माने क्या होता है, हमेशा। यहीं पर लिखा रहता अब्द, ऐन बेदाल अब्द, तो इसका माने होता है बंदा। ऐन बेदाल अब्द, अब्द के माने बंदा। जबकि यहाँ पर लिखा हुआ अबद अलीफ बेदाल, तो इस अबद के माने होता है हमेशा। अलीफ बेदाल से अबद रहेगा तो आप याद रखेंगे हमेशा। ऐन बेदाल से अबद रहेगा तो आप याद रखेंगे बंदा। अब्द के माने ऐन बेदाल से अब्द माने बंदा, अलीफ बेदाल से अब्द रहेगा तो अब्द के माने हमेशा। उसके बाद अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगले सवाल में है बाब की जमा क्या होगी। बाब की जमा क्या होगी, जमा यानी बहुवचन इसमें पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए में देखेंगे बाबो, ऑप्शन बी में देखेंगे इबवाब, ऑप्शन सी में देखेंगे बाबियात, ऑप्शन डी में देखेंगे बाएं। तो बाब की जमा क्या होगी, इनका सही जवाब हो जाएगा इबवाब। आप लोग याद रखेंगे बाब की जमा क्या होगा, इबवाब। उसके बाद हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगले सवाल में है शाहिद जहीन लड़का है, इनमें जहीन क्या है। शाहिद जहीन लड़का है, इनमें जहीन क्या है, ये ग्रामर का क्वेश्चन है। ऑप्शन ए में देखेंगे लिखा हुआ फाइल, ऑप्शन बी में लिखा हुआ फेल, ऑप्शन सी में लिखा हुआ सिफत, ऑप्शन डी में लिखा हुआ मौसूफ। तो शाहिद जहीन लड़का है, इसमें जहीन क्या हो जाएगा, तो जहीन जो है यह सिफत हो जाएगा। सिफत किसको कहते हैं, यानी विशेषता को, यानी कि शाहिद की विशेषता इसमें बताई जा रही है। जहीन मतलब वह तेज है, जहीन का मतलब क्या होता है, तेज। तो शाहिद की विशेषता बता रहे हैं कि शाहिद क्या है, तो जहीन है, जहीन के माने तेज। तो इसमें जहीन क्या हो जाएगा, सिफत हो जाएगा। और जिसकी विशेषता बताते हैं उसको मौसूफ कहते हैं। यहाँ पे शाहिद हो जाएगा मौसूफ, शाहिद क्या हो जाएगा, मौसूफ। जिसकी विशेषता बताई जाती है तो उर्दू में उसको मौसूफ कहा जाता है। और यहाँ पे जहीन जो है क्या हो जाएगा, सिफत हो जाएगा। सिफत को ही हम लोग क्या कहते हैं, विशेषता, विशेषण। उसके बाद अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। अगले सवाल में है संग के क्या माने हैं। संग का माने पूछा गया है। ऑप्शन ए में रोशनी, ऑप्शन बी में शीशा, ऑप्शन सी में देखेंगे पत्थर। ऑप्शन सी में क्या होगा, पत्थर। उसके बाद ऑप्शन डी में है पानी। तो संग के माने होता है पत्थर। संग के क्या माने होता है, आप याद रखेंगे संग के माने होता है पत्थर। उसके बाद हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। अगले सवाल में देखेंगे, सवाल है हसन नईम कहां पैदा हुए। क्या है सवाल, हसन नईम कहां पैदा हुए। हसन नईम कहां पैदा हुए। तो देखेंगे पूछा गया है आपको कौन सी, कि हसन नईम कहां पैदा हुए। ऑप्शन ए में है दिल्ली, ऑप्शन बी में है यहां होना चाहिए पटना, ऑप्शन सी में है कलकत्ता, ऑप्शन डी में है अलीगढ़। तो हसन नईम कहां पैदा हुए, तो इनका याद रखेंगे पटना में पैदा हुए। और इनका ईस्वी भी याद रखिएगा, हसन नईम की पैदाइश 1924 ईस्वी में पटना में हुई। हसन नईम की पैदाइश कब हुई, तो 1924 ईस्वी में पटना में। उसके बाद हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगले सवाल में देखेंगे, सवाल है कल्बो जामे हुस्न की, यहाँ पे खाली जगह होना चाहिए, हुस्न की डैश रह जाएगी, हुस्न की डैश रह जाएगी, यानी यहाँ पर खाली जगह में भराएगा, हुस्न की डैश रह जाएगी। मिसरा को मुकम्मल कीजिए। कल्बो जामे हुस्न की, हुस्न की, हुस्न की, उसके बाद रहेगा खाली जगह, यानी यहाँ खाली जगह में हुस्न की डैश रह जाएगी। क्या रह जाएगी, परवाइयां, परछाइयां, गहराइयां। क्या पूछा गया, कल्बो जामे हुस्न की डैश रह जाएगी। तो यहाँ पे कल्बो जामे हुस्न की क्या रह जाएगी, तो सही आंसर हो जाएगा गहराइयां।
कल्बो जामे हुस्न की गहराइयां रह जाएगी। यहाँ क्या याद रखेंगे, कल्बो जामे हुस्न की गहराइयां रह जाएगी, कल्बो जामे हुस्न की गहराइयां रह जाएगी। यानी मिसरा मुकम्मल करे, आपको खाली जगह देगा, उस खाली जगह में क्या भराएगा, तो कल्बो जामे हुस्न की गहराइयां रह जाएगी। आप लोग याद रखेंगे, कल्बो जामे हुस्न की गहराइयां रह जाएगी। उसके बाद हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगले सवाल में है, परवीन शाकिर कहां पैदा हुई थी। आपके सिलेबस में परवीन शाकिर के बारे में दिया हुआ है, पूछा जा रहा है कि परवीन शाकिर की पैदाइश कहां हुई थी, परवीन शाकिर की पैदाइश कहां हुई थी। परवीन शाकिर की पैदाइश कहां हुई थी, ऑप्शन ए में है हिंदुस्तान, ऑप्शन बी में है पाकिस्तान, ऑप्शन सी में है नेपाल, ऑप्शन डी में है बांग्लादेश। तो परवीन शाकिर की पैदाइश कराची पाकिस्तान में हुई थी। आप लोग याद रखेंगे आंसर में, परवीन शाकिर की पैदाइश कहां पर हुई थी, तो पाकिस्तान में। ये एक महिला लेखिका थी परवीन शाकिर, और परवीन शाकिर की पैदाइश कहां पर हुई थी, तो आप लोग याद रखेंगे पाकिस्तान में, कराची के पाकिस्तान में। पाकिस्तान में एक शहर है कराची, वहीं पर इनकी पैदाइश हुई। किनका, परवीन शाकिर का, परवीन शाकिर की, क्योंकि यह महिला लेखिका है। उनके बाद हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगले सवाल में है, बारिश हुई तो फूलों के तन चाक हो गए। मतलब ये शेर का मिसरा है, कह रहा किसके गजल का मिसरा है, बारिश हुई तो फूलों के तन चाक हो गए, किसकी गजल की मिसरा है, मतलब कोई इस गजल के मुसन्निफकार कौन है। ऑप्शन ए में परवीन शाकिर, ऑप्शन बी में इरफान सिद्दीकी, ऑप्शन सी में है जफर गोरखपुरी, ऑप्शन डी में है निदा फाजली। तो बारिश हुई तो फूलों के तन चाक हो गए, यह मिसरा जो है किनका है, तो परवीन शाकिर का है। किनका है, बारिश हुई तो फूलों के तन चाक हो गए, यह किनका मिसरा है, तो याद रखेंगे आप लोग परवीन शाकिर का है। उनके बाद हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। अगले सवाल में है, इरफान सिद्दीकी बुनियादी तौर पर किस सिंफ के शायर है। क्या है सवाल, इरफान सिद्दीकी बुनियादी तौर पर किस सिंफ के शायर है। इरफान सिद्दीकी के बारे में पूछा गया है कि वह किस सिंफ के शायर है। किनके बारे में पूछा गया है, तो इरफान सिद्दीकी के बारे में पूछा गया है आपको। तो इरफान सिद्दीकी बुनियादी तौर पर किस सिंफ के शायर हैं। ऑप्शन ए में है नज्म, ऑप्शन बी में है गजल, ऑप्शन सी में है मसनबी, ऑप्शन डी में है जरीफाना शायर। तो इरफान सिद्दीकी जो है यह बुनियादी तौर पर किसके शायर हैं, तो इरफान सिद्दीकी जो है ये नज्म के शायर हैं। इरफान सिद्दीकी किस सिंफ के शायर हैं, तो आप लोग याद रखेंगे यह नज्म के शायर हैं, यानी नज्म निगार है। कौन, इरफान सिद्दीकी। उसके बाद अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगले सवाल में फिर से क्वेश्चन रिपीट हो गया है, दोहा में कितने मिसरा होते हैं, तो आप याद रखेंगे दोहा में 2 मिसरा होते हैं। दोहा में कितने मिसरा होते हैं, तो आप लोग याद रखेंगे दोहा में 2 मिसरा होते हैं। उसके बाद हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगले सवाल में है, ताजमहल किस मुगल बादशाह ने तामीर करवाई थी। तामीर करवाई मतलब किसने बनवाया था, तो ताजमहल को बनवाने वाले कौन थे। ऑप्शन ए में है अकबर, ऑप्शन बी में है हुमायूं, ऑप्शन सी में है जहांगीर, ऑप्शन डी में है शाहजहां। तो ताजमहल को किस मुगल बादशाह ने तामीर करवाई थी, तो आप लोग याद रखेंगे आंसर को शाहजहां। ताजमहल को किस मुगल बादशाह ने तामीर करवाई थी, तो आप लोग आंसर याद रखेंगे शाहजहां ने तामीर करवाई थी, यानी बनवाए थे। उसके बाद हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगले सवाल में है, ताजमहल किस मुगल बादशाह ने तामीर करवाई। वही क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया, तो आप याद रखेंगे शाहजहां। उसके बाद अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगले सवाल में है, 9 2 11 होना का मतलब क्या होता है। 9 2 11 होना जो है यह मुहावरा है। 9 2 11 होना क्या है, तो यह मुहावरा है। और इसका देखेंगे, इसका मतलब पूछा गया, इसका क्या मतलब होगा। ऑप्शन ए में है मतलब निकालना, ऑप्शन बी में है फायदा पहुंचाना, ऑप्शन सी में है भाग जाना, ऑप्शन डी में है वापस आना। तो 9 2 11 होना मुहावरा का अर्थ जो होता है, मतलब जो होता है भाग जाना। 9 2 11 होना मुहावरा का अर्थ क्या होगा, तो भाग जाना। उसके बाद हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगले सवाल में देखेंगे, सवाल है शब्बीर हसन खान जोश। शब्बीर हसन खान जोश में जोश क्या है। जिस प्रकार आप लोग मिर्जा असदुल्ला खान गालिब में जानते हैं कि गालिब क्या है, तो उसी प्रकार इसमें भी वही बात है। लकब है, खिताब है, तखल्लुस है या कुनियत है। तो आप याद रखेंगे शब्बीर हसन खान जोश में जोश जो है तखल्लुस है, यानी शायर का छोटा सा नाम है। शब्बीर हसन खान जोश जो है इसका यह एक शायर है जिनको जोश मलिहाबादी के नाम से भी जाना जाता है। जोश मलिहाबादी, जोश मलिहाबादी के नाम से भी इनको जाना जाता है। जोश मलिहाबादी, हाँ, इसका असल नाम जो है शब्बीर हसन खान है। जोश मलिहाबादी का असल नाम क्या है, शब्बीर हसन खान।
तो ये शब्बीर हसन खान जोश में, जोश क्या है तो आप याद रखेंगे तखल्लुस है। तखल्लुस यानी शायर का छोटा सा नाम, जैसे आप लोग याद रखते हैं मिर्जा असदुल्ला खान गालिब में गालिब क्या है तखल्लुस, उसी प्रकार शब्बीर हसन खान जोश में जोश क्या है तो आप याद रखेंगे जोश जो है यह तखल्लुस है। जो शब्बीर हसन खान जोश किनका नाम है, जोश मलिहाबादी का है। जोश मलिहाबादी का यदि पूछ दिया असल नाम क्या है तो आप याद रखेंगे शब्बीर हसन खान है। उसके बाद हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगले सवाल में है हमीदा फहमीदा की कौन थी। हमीदा फहमीदा की कौन थी। हमीदा फहमीदा की कौन थी। ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए में देखेंगे लिख बेटी, ऑप्शन ए में बेटी, ऑप्शन बी में देखेंगे खाला, ऑप्शन सी में देखेंगे बहन, ऑप्शन डी में देखेंगे दोस्त। तो हमीदा जो थी फहमीदा की कौन थी तो हमीदा फहमीदा की बेटी थी। यानी कहने का मतलब यहाँ फहमीदा माँ हो जाएगी, हमीदा बेटी हो जाएगी। उसके बाद हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगले सवाल में देखेंगे मिर्जा गालिब कहाँ पैदा हुए थे। ऑप्शन ए में है आगरा, ऑप्शन बी में है दिल्ली, ऑप्शन सी में है अलीगढ़, ऑप्शन डी में है पानीपत। तो मिर्जा गालिब कहाँ पैदा हुए थे तो आप आंसर याद रखेंगे आगरा में। मिर्जा गालिब कहाँ पैदा हुए थे, आगरा में। कब पैदा हुए थे 1797 ईस्वी में। मिर्जा असदुल्ला खान गालिब की पैदाइश 1797 ईस्वी में आगरा में हुई थी और इनका वफात भी आप लोग याद रखेंगे 1869 ईस्वी में दिल्ली में इनका वफात हुआ। किनका, मिर्जा असदुल्ला खान गालिब का 1869 ईस्वी में वफात और पैदाइश 1797 ईस्वी में। उसके बाद हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगले सवाल में देखेंगे, सवाल है राजेंद्र सिंह बेदी क्या थे। मतलब आपके सिलेबस में किताब में दिया जो हुआ है राजेंद्र सिंह बेदी के बारे में। राजेंद्र सिंह क्या थे, ऑप्शन ए में है शायर, ऑप्शन बी में है नक्काद, ऑप्शन सी में है अफसाना निगार, ऑप्शन डी में है सहाफ़ी। तो राजेंद्र सिंह बेदी के बारे में पूछा गया तो आप लोग याद रखेंगे राजेंद्र सिंह बेदी जो थे यह एक अफसाना निगार थे। राजेंद्र सिंह बेदी क्या थे तो आप लोग याद रखेंगे यह एक अफसाना निगार थे। अगला सवाल है मुनाजिर कुदरत किसकी नज्म है। क्या है सवाल, मुनाजिर कुदरत किसकी नज्म है। ऑप्शन ए में देखेंगे चिकबस्त की, ऑप्शन बी में देखेंगे जगन्नाथ आजाद की, ऑप्शन सी में है निदा फाजली की, ऑप्शन डी में है वजीर आगा की। तो आपके किताब में दिया हुआ मुनाजिर कुदरत एक नज्म है। मुनाजिर कुदरत क्या है तो यह एक नज्म है और ये पूछा जा रहा है इनके मुसन्निफकार कौन है, यानी लेखक इनके कौन है। तो मुनाजिर कुदरत जो है यह क्या है तो मुनाजिर कुदरत एक नज्म है और इनके मुसन्निफकार यानी लेखक के बारे में पूछा गया है। तो ऑप्शन ए में है चिकबस्त, ऑप्शन बी में है जगन्नाथ आजाद, ऑप्शन सी में है निदा फाजली, ऑप्शन डी में है वजीर आगा। तो मुनाजिर कुदरत नज्म जो है इनके मुसन्निफकार हो जाएंगे चिकबस्त। और चिकबस्त का असल नाम पूछा जाता है तो आप लोग याद रखेंगे चिकबस्त का असल नाम जो था पंडित बिरज नारायण। क्या नाम था, पंडित बिरज नारायण। चिकबस्त का असल नाम आप लोग याद रखेंगे पंडित बिरज नारायण। पंडित बिरज नारायण इनका नाम था, किसका, चिकबस्त का। चिकबस्त का असल नाम आप लोग याद रखेंगे पंडित बिरज नारायण चिकबस्त का असल नाम था। उसके बाद हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगले सवाल में देखेंगे, सवाल है चिकबस्त का पूरा नाम क्या था। क्या है सवाल, चिकबस्त का पूरा नाम, वही बात अभी जो बताए थे असल नाम। ऑप्शन ए में है पंडित दयाशंकर, ऑप्शन बी में है पंडित बिरज नारायण, ऑप्शन सी में है नंद किशोर, उसके बाद ऑप्शन डी में है जगन्नाथ। तो चिकबस्त का पूरा नाम या असल नाम आप लोग याद रखेंगे पंडित बिरज नारायण। चिकबस्त का असल नाम क्या था, पंडित बिरज नारायण था। उसके बाद हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगले सवाल में इंडिया गेट कहाँ वाकई है। वाकई मतलब स्थित है। ऑप्शन ए में है दिल्ली, ऑप्शन ए में है दिल्ली, ऑप्शन बी में है ऑप्शन ए में दिल्ली, ऑप्शन बी में बना, ऑप्शन सी में कलकत्ता, ऑप्शन डी में लखनऊ। तो इंडिया गेट कहाँ वाकई है मतलब कहाँ स्थित है तो आप लोग याद रखेंगे इंडिया गेट दिल्ली में है। इंडिया गेट कहाँ पर है, दिल्ली में। हाँ, इसके बारे में पूछा जाता कि इंडिया गेट का तामीर किसने करवाया था तो आप लोग आंसर याद रखेंगे इंडिया गेट का तामीर अंग्रेजों ने करवाया था। इंडिया गेट का तामीर किसने करवाया था तो आप लोग आंसर याद रखेंगे इंडिया गेट का तामीर अंग्रेजों ने करवाया था। इंडिया गेट का तामीर किसने करवाया था तो आप लोग आंसर याद रखेंगे अंग्रेजों ने। जिस प्रकार आप लोग ताजमहल का तामीर किसने करवाया था आप लोग याद रखते हैं कि मुगल बादशाह शाहजहां। तो इंडिया गेट कहां पर वाकई है मतलब कहां स्थित है, दिल्ली में। और इनका तामीर किसने करवाया था तो आप लोग याद रखेंगे अंग्रेजों ने इनका तामीर करवाया था यानी बनवाया था। उसके बाद हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं।
अगले सवाल में है तसलीसे हयात, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, यहाँ हम अलग से लिख देते हैं तसलीसे हयात। क्या होना चाहिए वहां पर तसलीसे हयात, तसलीसे हयात ये होना चाहिए, ऐसा लिखा हुआ। हाँ, तसलीसे हयात। तसलीसे हयात किसका शेरी मजमुआ है? कहा कि तसलीसे हयात जो किनका शेरी मजमुआ है? ऑप्शन ए में अख्तरुल ईमान, उसके बाद है ऑप्शन बी में परवेज शाहिदी, उसके बाद ऑप्शन सी में है निदा फाजली, उसके बाद ऑप्शन डी में है सैयद मोहम्मद जाफरी। ऑप्शन डी में क्या है? सैयद मोहम्मद जाफरी। तो इसमें आपको पूछा गया है कि तसलीसे हयात किनका नज्म है, किसके बारे में पूछा गया है? तो तसलीसे हयात के बारे में आपको पूछा गया है, तसलीसे हयात। तो तसलीसे हयात जो है यह नज्म हो जाएगा सैयद मोहम्मद जाफरी का, सैयद मोहम्मद जाफरी का। सैयद मोहम्मद जाफरी का दो शेरी मजमुआ है, दो शेरी मजमुआ में पहला का नाम है तसलीसे हयात, तसलीसे हयात, और दूसरा का नाम है रक्से हयात, रक्से हयात। आपको पूछा जाएगा कि सैयद मोहम्मद जाफरी के कितने शेरी मजमुआ है, तो आप याद रखेंगे दो शेरी मजमुआ है, पहला का नाम तसलीसे हयात, दूसरा का नाम है रक्से हयात, रक्से हयात। तो आप दोनों किताब का याद नाम रखेंगे, तसलीसे हयात, रक्से हयात। यह किनका शेरी मजमुआ है? तो सैयद मोहम्मद जाफरी का। इसी मोहम्मद जाफरी को सैयद मोहम्मद जाफरी भी कहते हैं। उसके बाद अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। अगले सवाल में है खरा डिनर क्या है? खरा डिनर क्या है? तो ऑप्शन ए में है मजाहिया नज्म, ऑप्शन बी में है मसनबी, ऑप्शन सी में है गजल, उसके बाद ऑप्शन डी में है आपको रुबाई। ऑप्शन डी में क्या है आपको? रुबाई। खरा डिनर क्या है, इनके बारे में पूछा गया है। तो खरा डिनर जो है यह आपको एक नज्म है, और किस तरह का नज्म है? मजाहिया नज्म है, या इसी मजाहिया नज्म को कहा जाता है जरीफाना नज्म। मजाहिया नज्म या जरीफाना नज्म मतलब कौन चीज जिसमें हंसी मजाक की गई हो, जिस नज्म में, उसी को कहा जाता है जरीफाना नज्म, या नहीं तो मजाहिया नज्म। खरा डिनर क्या है? तो यह एक नज्म है। कैसा नज्म है? तो मजाहिया नज्म, या नहीं तो इसी को कह सकते हैं जरीफाना नज्म। और इसके मुसन्निफकार यानी खरा डिनर जो है, इनके लेखक कौन है खरा डिनर नज्म के? सैयद मोहम्मद जाफरी। खरा डिनर नज्म जो है इनके मुसन्निफकार कौन है? तो सैयद मोहम्मद जाफरी हैं। कौन है? सैयद मोहम्मद जाफरी। खरा डिनर क्या है? तो आप लोग याद रखेंगे यह एक नज्म है। कैसा नज्म है? तो मजाहिया नज्म है, इसी को जरीफाना नज्म भी कहते हैं। इनके मुसन्निफकार का नाम याद रखेंगे, क्या है? सैयद मोहम्मद जाफरी। उसके बाद अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगले सवाल में है रज्ज किस सिनफे शायरी का हिस्सा है? रज्ज किस सिनफे शायरी का हिस्सा है? तो ऑप्शन ए में है मसनबी, ऑप्शन बी में है कसीदा, ऑप्शन सी में है मरसिया, ऑप्शन डी में है किताब। तो रज जो है यह किस सिनफे शायरी का हिस्सा है? तो आप लोग याद रखेंगे मरसिया का है। और इनके बारे में थोड़ा सा जान लेंगे। मरसिया जो है, मरसिया के 8 अरकान है। 8 अरकान में ये रज भी आता है। हाँ, 8 अरकान में ये रज भी आता है। ये मरसिया का 8वां अरकान हम थोड़ा सा आप लोग को बता देते हैं। मरसिया का पहला अरकान जो होता है वह कहलाता है चेहरा। चेहरा होता है, रुखसत होता है, चेहरा रुखसत, चेहरा रुखसत। हाँ, एक आमद भी होता है, आमद। हाँ, आमद। हाँ, उसके बाद रज जो होता है, जो आपको क्वेश्चन में पूछा गया। जंग भी होता है, जंग। हाँ, जंग। और होता है हाँ, चेहरा, रुखसत, आमद, रज, जंग। शहादत भी होता है, शहादत, शहादत भी होता है, बैन भी होता है, बैन। तो ये सब कोई नाम आएगा तो आप लोग याद रखिए ये किनका है? ये मरसिया का है। चाहे आपको चेहरा मिले, रुखसत मिले, आमद मिले, रज मिले, जंग मिले, शहादत मिले, बैन मिले, तो यह सब किस सिनफे शायरी का हिस्सा कहलाता है? ये मरसिया का कहलाता है। और आपको पूछ ले कि बताइए कसीदा का कितने अरकान है? तो आप लोग याद रखें कसीदा का 5 अरकान, मरसिया का 8 अरकान। कसीदा का 5 अरकान और उसके बाद मरसिया का 8 अरकान। कसीदा का 5 अरकान में क्या सब होता है? तो कसीदा का 5 अरकान में तस्बीब होता है। आप लोग यहीं पर याद रख लीजिए, कसीदा का 5 अरकान में एक होता है तस्बीब। तस्बीब आप लोग याद रखेंगे, कसीदा का 5 अरकान में एक होता है तस्बीब, दूसरा होता है गुरेज, गुरेज, और तीसरा होता है आप लोग याद रखेंगे मदह। तीसरा होता है मदह, और चौथा होता है हुस्ने तलब,
चौथा होता है हुस्ने तलब, और पांचवा होता है दुआ। पांचवा क्या होता है? दुआ। तो आप लोग को पूछा जाए कि कसीदा का कितने अरकान, तो 5 अरकान। या पूछ देगा कि बताइए कि तस्बीब जो होता है किस सिनफे शायरी का हिस्सा है, तो आप लोग याद रखेंगे कसीदा। पूछ देगा मदह किस सिनफे शायरी का हिस्सा है, तो कसीदा का है। गुरेज किस सिनफे शायरी का हिस्सा है, तो आप लोग याद रखेंगे कसीदा का। पूछ देगा हुस्ने तलब किस सिनफे शायरी का हिस्सा है, तो आप लोग याद रखेंगे कसीदा का। पूछ देगा दुआ किस सिनफे शायरी का हिस्सा है, तो कसीदा का। इसी तरह आप इसमें भी याद रखेंगे चेहरा किसका है, तो मरसिया का। रुखसत किनका है, तो मरसिया का। आमद किसका है, तो मरसिया का। यहाँ पर पूछा गया था रज किस सिनफे शायरी का हिस्सा है, तो मरसिया का। तो इस तरह आप लोग याद रखेंगे कसीदा के 5 अरकान और मरसिया के 8 अरकान होते हैं। उसके बाद अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगले सवाल में है तू वह सूरज है तेरी डैश रह जाएगी। ये क्वेश्चन एक बार और आया था कि यहाँ पे खाली जगह में क्या भरा जाएगा, तो आप लोग याद रखेंगे तू वह सूरज है तेरी डैश रह जाएगी, तो तू वह सूरज है तेरी परछाइयां रह जाएगी। यहाँ पे क्या भरा जाएगा, तेरी परछाइयां रह जाएगी। तो वह सूरज है तेरी परछाइयां रह जाएगी। उसके बाद अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगले सवाल में मिर्जा असदुल्ला खां गालिब में गालिब क्या है, तो इसको बता चुके हैं कि मिर्जा असदुल्ला खां गालिब में गालिब जो होता है, गालिब तखल्लुस होता है। यदि तखल्लुस नहीं रहता तो उस सूरत में आप मुख्ता भी आंसर कर सकते थे। यहाँ पे ऑप्शन में तखल्लुस है, तो आप लोग याद रखेंगे मिर्जा असदुल्ला खां गालिब में गालिब तखल्लुस है। और मतला जो होता है शेर के पहले मिसरा को मतला कहते हैं, और शेर के आखिरी मिसरा को क्या कहते हैं, मुख्ता कहते हैं। किसी शेर के पहले मिसरा को मतला, आखिरी को मुख्ता। उसके बाद अगले सवाल में बढ़ेंगे। अगले सवाल में मिर्जा असदुल्ला खां गालिब में गालिब क्या है, वही क्वेश्चन फिर रिपीट हो गया। तो मिर्जा असदुल्ला खां गालिब में गालिब तखल्लुस है। उसके बाद अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगले सवाल में दर्ज जेल में इसमें मारिफा कौन है। इसमें मारिफा यानी कि खास चीज का नाम, तो इसमें मारिफा जो है महल है, ताजमहल है, नदी है, पहाड़ है, तो खास चीज का नाम है ताजमहल। तो इसमें मारिफा का मिसाल इसमें कौन हो जाएगा, ताजमहल इसमें मारिफा का मिसाल है। जबकि नदी, पहाड़, महल ये सब जो है इसमें नकरा का मिसाल है, इसमें नकरा का। इसमें मारिफा का आप लोग याद रखेंगे, इसमें मारिफा का 7 किस्म होता है, इसमें नकरा का 5 किस्म होता है। इसमें मारिफा में किसी खास चीज का नाम, किसी खास शख्स का नाम को हम, किसी खास जगह के नाम को हम इसमें मारिफा कहते हैं, और इसमें मारिफा को इसमें खास भी कहते हैं। और किसी आम चीज के नाम, किसी आम शख्स के नाम, किसी आम जगह के नाम को हम इसमें नकरा कहते हैं, और इसमें नकरा को इसमें आम भी कहते हैं। जैसे यहाँ पर नदी जो है, नदी किसकी मिसाल है, तो नदी इसमें नकरा की मिसाल है। पहाड़ किसकी मिसाल है, तो पहाड़ इसमें नकरा की मिसाल है, क्योंकि खास नदी नहीं है तो इसीलिए इसमें आम या इसमें नकरा। पहाड़ क्या है, तो इसमें नकरा है या इसमें आम है। महल क्या है, तो इसमें नकरा है या इसमें आम है। जबकि यहाँ पर ताजमहल जो है किसी खास महल का नाम है, तो ताजमहल क्या हो जाएगा, इसमें मारिफा हो जाएगा। उसके बाद हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगले सवाल में है इरफान सिद्दीकी बुनियादी तौर पर किसके शायर हैं। इरफान सिद्दीकी के बारे में पूछा जा रहा, वह जो है किनके शायर हैं, गजल के हैं या मरसिया के हैं या नात के हैं। तो आप लोग याद रखेंगे इरफान सिद्दीकी के बारे में, इरफान सिद्दीकी गजल के शायर हैं। इरफान सिद्दीकी किसके शायर हैं, आप लोग याद रखेंगे इरफान सिद्दीकी गजल के शायर हैं। उसके बाद अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। अगले सवाल में है दोहा में कितने मिसरा होते हैं। क्या सवाल, दोहा में कितने मिसरा होते हैं। 2 बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, तो आप लोग याद रखेंगे दोहा में 2 मिसरा होते हैं। दोहा में कितने मिसरा होते हैं, 2 मिसरा होते हैं। उसके बाद अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। अगले सवाल में देखेंगे जदीद की जीद क्या होगी। जीद का मतलब उल्टा शब्द, विलोम शब्द, ये क्वेश्चन भी रिपीट हो गया है। तो जदीद की जीद आप लोग याद रखेंगे, जदीद का जीद कदीम होगा। यानी जदीद का उल्टा शब्द पूछा गया, जदीद का क्या होगा, कदीम। जदीद का जीद यदि आपको पूछ दे तो आप लोग आंसर में याद रखेंगे जदीद का जीद कदीम होगा। जीद मतलब उल्टा शब्द। उसके बाद अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। अगले ये भी क्वेश्चन आपको रिपीट हो चुका है। अबद अलिफ बेदाल अब्द के माना क्या होता है, हमेशा। अलिफ बेदाल अब्द के माना हमेशा, इसमें बताए थे। ऐन बेदाल अब्द के माना बंदा, जबकि अलिफ बेदाल वहां पर लिखा हुआ, तो अब्द के माना क्या याद रखेंगे, हमेशा। ऐन बेदाल अब्द के माना बंदा। उसके बाद अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगले सवाल में देखेंगे, ये भी क्वेश्चन रिपीट हो गया, बाब की जमा क्या होगी। तो आप लोग याद रखेंगे बाब की जमा इबवाब। उसके बाद अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगले सवाल में ये भी क्वेश्चन रिपीट हो गया, शाहिद जहीन लड़का है, इनमें जहीन क्या है, फाइल होगा, फेल होगा, सिफत होगा या मौसूफ होगा। तो जहीन मतलब तेज बता चुके हैं कि जहीन यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो जहीन सिफत हो जाएगा। और जब यदि यही पूछता कि शाहिद, तो शाहिद के बारे में आप लोग लिखते मौसूफ। जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे कहते हैं मौसूफ। जो विशेषता बतलाई जा रही है तो विशेषता को ही कहा जाता है सिफत। जिसकी विशेषता बतलाई जाए तो उनको कहते हैं मौसूफ। तो यहाँ पूछता शाहिद, तो शाहिद हो जाता मौसूफ। जबकि जहीन जो है, जहीन क्या होगा, यहाँ पर सिफत होगा। उसके बाद अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगले सवाल में है बारिश की एक सुबह किस जवान की नज्म है।
क्या है सवाल? बारिश की एक सुबह किस जवान की नज्म है? तो आपकी किताब में बारिश की एक सुबह जो है यह नज्म दिया गया है और इनके बारे में पूछा जा रहा है किस जवान की नज्म है। तो इसमें देखेंगे उर्दू है, उसके बाद उड़िया है, हिंदी है, बंगला है। तो बारिश की एक सुबह जो है यह एक नज्म है और उड़िया जवान का नज्म है। किस जवान का? उड़िया जवान का नज्म है। और इनके मुसन्निफकार यानी लेखिका है, इनके लेखक का नाम याद रखेंगे सीताकांत महापात्रा। सीताकांत महापात्रा ये आपके दूसरी किताब रोशनी जो है उर्दू में उनसे लिया गया है, सीताकांत महापात्रा। आप ये क्वेश्चन को याद रखेंगे, ये क्वेश्चन पूछा जाता है क्या आपको कि बताइए बारिश की एक सुबह किस जवान की नज्म है? तो आप लोग याद रखेंगे यह उड़िया जवान की नज्म है और इनके मुसन्निफकार कौन है? तो सीताकांत महापात्रा। बारिश की एक सुबह किस जवान की नज्म है? उड़िया जवान की और इनके मुसन्निफकार सीताकांत महापात्रा। उसके बाद अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगले सवाल में है शशिंदर शर्मा। क्या होगा? शशिंदर शर्मा। यहाँ टाइपिंग गलत हो गया, शशिंदर शर्मा। तो शशिंदर शर्मा के बारे में पूछा गया है क्या आपको कि शशिंदर शर्मा किस जवान के शायर हैं? क्या पूछा गया है? शशिंदर शर्मा किस जवान के शायर हैं? तो ऑप्शन ए में देखेंगे तेलुगु, ऑप्शन बी में देखेंगे मलयालम, ऑप्शन सी में देखेंगे कन्नड़, ऑप्शन डी में देखेंगे हिंदी। तो शशिंदर शर्मा किस जवान के शायर हैं? तो आप लोग याद रखेंगे यह तेलुगु जवान के शायर हैं। शशिंदर शर्मा एक नज्म लिखे हैं जिस नज्म का नाम है इंसान। आपको पूछा जाएगा इंसान क्या है? तो इंसान यह एक नज्म है। इंसान क्या है? यह एक नज्म है और इनके मुसन्निफकार है शशिंदर शर्मा। और ये इंसान नज्म जो है यह किस जवान में लिखा गया है? तो यह याद रखेंगे तेलुगु जवान में। शशिंदर शर्मा जो किस जवान में नज्म लिखे हैं? तो तेलुगु जवान में एक नज्म लिखे हैं, रोशनी किताब में दिया हुआ, जिनका नाम क्या है? इंसान। इंसान क्या है? तो यह याद रखेंगे नज्म है और इनके मुसन्निफकार शशिंदर शर्मा। या पूछ देगा इंसान किस जवान की नज्म है? तो आप याद रखेंगे तेलुगु जवान की नज्म है। उसके बाद अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगले सवाल में सीताकांत महापात्रा का ताल्लुक किस जवान से है? सीताकांत महापात्रा का तो अभी आपको तुरंत बताए थे सीताकांत महापात्रा के बारे में। तो ऑप्शन ए में देखेंगे तेलुगु, ऑप्शन बी में देखेंगे उर्दू, ऑप्शन सी में देखेंगे उड़िया, ऑप्शन डी में देखेंगे मलयालम। तो अभी आपको बताए थे सीताकांत महापात्रा जो है इनका एक नज्म है बारिश की एक सुबह। इनका नज्म का क्या नाम आप लोग पढ़े थे अभी तुरंत? बारिश की एक सुबह। बारिश की एक सुबह। बारिश की एक सुबह। बारिश की एक सुबह एक नज्म है जो कि कौन लिखे हैं? सीताकांत महापात्रा। और किस जवान की है? तो आप लोग याद रखेंगे उड़िया। तो सीताकांत महापात्रा किस जवान से ताल्लुक रखती है? तो आप लोग याद रखेंगे उड़िया जवान से ताल्लुक रखती है। उड़िया जवान कहाँ बोली जाती है? तो उड़ीसा में बोली जाती है। उसके बाद अगले सवाल की ओर चलेंगे। अगले सवाल में मिर्जा गालिब किस सन में पैदा हुए? मिर्जा गालिब किस सन में पैदा हुए? तो ऑप्शन ए में 1797, ऑप्शन बी में 1795, ऑप्शन सी में 1798, ऑप्शन डी में है 1799। तो मिर्जा गालिब के बारे में आपको बताए थे मिर्जा गालिब की पैदाइश 1797 ईस्वी में हुई थी। मिर्जा गालिब की पैदाइश कब हुई थी? 1797 ईस्वी में। यदि वफात पूछेगा तो आप लोग याद रखेंगे 1869 ईस्वी में। मिर्जा गालिब की वफात कब हुई? 1869। पैदाइश कब हुई? 1797 ईस्वी में। उसके बाद अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। अगले सवाल में है दर्ज जेल में कौन मसनवी निगार नहीं है? यानी आपको दिया गया है ऑप्शन में, इसमें कौन जो है मसनवी नहीं लिखे हैं? तो ऑप्शन ए में है शौक लखनवी, ऑप्शन बी में है शौक नेमवी, ऑप्शन सी में है चिकवस्त लखनवी, उसके बाद ऑप्शन डी में है मीर हसन। तो दर्ज जेल में कौन मसनवी निगार नहीं है? तो मसनवी निगार नहीं है इसमें पूछा गया है। तो आप लोग याद रखेंगे चिकवस्त जो है यह मसनवी निगार नहीं है। कौन नहीं है? तो आप लोग याद रखेंगे चिकवस्त मसनवी निगार नहीं है। चिकवस्त मसनवी निगार नहीं है। जबकि शौक नेमवी ये भी मसनवी निगार है, मसनवी लिखे हैं। शौक लखनवी ये भी मसनवी लिखे हैं। मीर हसन ये तो मसनवी में काफी मशहूर है। उसके बाद अगले सवाल की ओर चलेंगे। हाँ पूछा गया था नहीं है, तो आप याद रखेंगे चिकवस्त जो है यह मसनवी निगार नहीं है। शौक लखनवी मसनवी निगार है, मीर हसन मसनवी निगार है, शौक नेमवी मसनवी निगार। हाँ इसमें पूछा गया था नहीं है, तो कौन नहीं है? चिकवस्त। उसके बाद अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। अगले सवाल में जहरे इश्क किसकी लिखी हुई मसनवी है? जहरे इश्क किसकी लिखी हुई मसनवी है? ऑप्शन ए में है मुल्ला वजी, ऑप्शन बी में है गव्वासी, ऑप्शन सी में है शौक नेमवी, ऑप्शन डी में है मिर्जा शौक लखनवी। तो जहरे इश्क एक मसनवी है। जहरे इश्क क्या है? तो आप याद रखेंगे यह एक मसनवी है और इनके मुसन्निफकार यानी इनके लिखने वाले कौन है? मिर्जा शौक लखनवी। मिर्जा शौक लखनवी। इसी शौक लखनवी को आपको बताए थे कि शौक लखनवी का असल नाम है तसद्दुक हुसैन खान। शौक लखनवी का यदि पूछ देगा कि इनका असल नाम क्या है? तसद्दुक हुसैन खान। तसद्दुक हुसैन खान। मिर्जा शौक लखनवी का असल नाम क्या था? तो आप लोग याद रखेंगे
तसद्दुक हुसैन खान। उसके बाद और इन ये जो एक मसनवी लिखे हैं आप लोग के सिलेबस में दिया हुआ, इनका क्या नाम है, जहर इश्क। उसके बाद अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। अगले सवाल में है दयाशंकर नसीम किसके शागिर्द थे। शागिर्द मतलब किसके विद्यार्थी थे, यानी दयाशंकर नसीम के उस्ताद कौन थे, टीचर कौन थे। ऑप्शन ए में है मीर हसन के, ऑप्शन बी में है आतिश लखनवी के, और ऑप्शन सी में है आपको मिर्जा दबीर के, ऑप्शन डी में है मीर तकी मीर के। तो दयाशंकर नसीम किसके शागिर्द थे, मतलब दयाशंकर नसीम के उस्ताद कौन थे, तो आप लोग याद रखेंगे आतिश लखनवी के, आतिश लखनवी के। कभी कभी यह पूछा जाता है आतिश का पूरा नाम क्या था, तो ये जो इनके उस्ताद थे किनका, दयाशंकर नसीम के, तो इनके उस्ताद का नाम था आतिश लखनवी और इसका पूरा नाम था ख्वाजा हैदर अली आतिश। आप लोग याद रखेंगे आतिश का पूरा क्या नाम था, ख्वाजा हैदर अली आतिश। क्या नाम था, ख्वाजा हैदर अली आतिश। यह किसके उस्ताद थे, तो दयाशंकर नसीम के उस्ताद थे। दयाशंकर नसीम किसके शागिर्द थे, तो आप लोग याद रखेंगे ख्वाजा हैदर अली आतिश के शागिर्द थे। उसके बाद अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। अगले सवाल में है आर्यभट्ट की वफात कितने उम्र में हुई थी। आर्यभट्ट की वफात कितने उम्र में हुई थी, तो ऑप्शन ए में देखेंगे 88 साल, ऑप्शन बी में देखेंगे 89 साल, ऑप्शन सी में देखेंगे 87 साल, ऑप्शन डी में देखेंगे 86 साल। तो आर्यभट्ट की यहाँ पर क्या पूछा गया है, वफात पूछा गया है। क्या पूछा गया, तो वफात। तो आप लोग याद रखेंगे इनका वफात जो है 88 साल की उम्र में हुई थी। आर्यभट्ट की वफात कब हुई थी, कितनी उम्र में हुई थी, तो आप लोग आंसर याद रखेंगे 88 साल की उम्र में हुई थी। 88 साल की उम्र में हुई थी। और इसके बारे में आप लोग याद रखेंगे 476 ईस्वी में इनका पैदाइश हुआ था और 564 ईस्वी में इनका वफात हुआ था। किनका, आर्यभट्ट का। आर्यभट्ट का पैदाइश याद रखेंगे 476 ईस्वी में, कहां पर, खगोल पटना, खगोल पटना। आर्यभट्ट की पैदाइश 476 ईस्वी में कहां पर हुआ था, तो आप याद रखेंगे खगोल पटना में। कहां पर हुआ था, खगोल पटना में। और इनके बारे में आप लोग याद रखेंगे आर्यभट्ट की वफात 564 ईस्वी में 88 साल की उम्र में हुई। आर्यभट्ट की पैदाइश 476 ईस्वी, खगोल पटना, और वफात याद रखेंगे 564 ईस्वी। जिस समय इनकी वफात हुई उस समय इनका टोटल उम्र कितना था, तो 88 साल। अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। गालिब का असल नाम क्या था, ऑप्शन ए में देखेंगे असदुल्ला खान, ऑप्शन बी में देखेंगे असदुल्ला खान, ऑप्शन सी में देखेंगे असरुल्ला, ऑप्शन डी में देखेंगे असीरुल्ला। अब देखेंगे, हाँ, इसमें गालिब का असल नाम आप लोग को पता है कि इसका असल नाम था मिर्जा असदुल्ला खान। क्या नाम था, मिर्जा असदुल्ला खान। यहाँ देखेंगे थोड़ा सा का अंतर है, यहाँ पे अलिफ सिन ऐन दाल से है, जो कि यह गलत है। अलिफ सिन ऐन से है, ये भी गलत है। असीरुल्ला खान, हाँ, आपको थोड़ा सा का डिफरेंट रहेगा, गलती कर बैठेंगे। आप लोग ध्यान से देखेंगे असदुल्ला खान जो होता है अलिफ सिन दाल से होता है। गालिब का असल नाम था मिर्जा असदुल्ला खान। और इनका आप जरूर पैदाइश और वफात याद रखेंगे। पैदाइश 1797, वफात 1869 ईस्वी। पैदाइश 1797 ईस्वी। मिर्जा असदुल्ला खान गालिब की पैदाइश 1797 ईस्वी, वफात 1869 ईस्वी। उसके बाद अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। निसाब में शामिल गीत के शायर कौन है। क्या कहा जा रहा है, निसाब में शामिल गीत के शायर कौन है। तो आपके निसाब में, आपके किताब में एक गीत चैप्टर है, करा उनके लेखक कौन है। ऑप्शन ए में सलाम मछली शहरी, ऑप्शन बी में कलाम मछली सीरी, ऑप्शन सी में है इनहाल उद्दीन, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो गीत के जो शायर हैं, तो आप लोग याद रखेंगे सलाम मछली शहरी जो है यह गीत के शायर हैं। इनका गीत आपके सिलेबस में दिया हुआ है, जमुना की लहरें उठती है। क्या, जमुना की लहरें उठती है। हाँ, आपको इस तरह भी पूछ सकता है, जमुना की लहरें उठती हैं क्या है, तो जमुना की लहरें उठती है यह जो है आपके सिलेबस में यह एक गीत है। जमुना की लहरें उठती है यह क्या है, तो आप याद रखेंगे यह एक गीत है। जमुना की लहरें उठती हैं क्या है, तो यह एक गीत है। जिनके मुसन्निफकार कौन है, तो आप याद रखेंगे सलाम मछली शहरी। कौन है, सलाम मछली शहरी। उसके बाद अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। अगले सवाल, दोहा में कितने मिसरे होते हैं। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो गया। दोहा में 2 मिसरे होते हैं, याद रखेंगे आप लोग दोहा में कितने मिसरे होते हैं, 2 मिसरे। अगले सवाल में बढ़ेंगे। अगले सवाल में है शामिल निसाब भाभी जान का ताल्लुक किस नस्री सिन्फ से है। मतलब कह रहा है कि आपकी किताब में भाभी जान जो है वह सिन्फ के एतबार से क्या है। ऑप्शन ए में अफसाना, ऑप्शन बी में नाविल, ऑप्शन सी में ड्रामा, ऑप्शन डी में दास्तान। तो आपके निसाब में भाभी जान जो है वह एक अफसाना है। भाभी जान क्या है, तो अफसाना है। और इनके मुसन्निफकार यानी लेखक का नाम आप लोग याद रखेंगे क्या है, तो सुहेल अजीमाबादी। भाभी जान अफसाना के मुसन्निफकार कौन है, तो आप लोग याद रखेंगे सुहेल अजीमाबादी। सुहेल अजीमाबादी इनके मुसन्निफकार है भाभी जान अफसाना के। और इसी का, हाँ, सबसे
महत्वपूर्ण किरदार जो है रुकैया भाभी है इसी अफसाना का, किनका, भाभी जान का, रुकैया भाभी इस अफसाना के किरदार है। हाँ, इसी में किरदार अख्तर का आया है जो कि रिश्ता में रुकैया भाभी के देवर थे। उसके बाद अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। अगले सवाल में है आपके निसाब में शामिल हमद के शायर कौन है, यानी आपके किताब में पहला चैप्टर है हमद, करा इनके लेखक कौन है। ऑप्शन ए में हसन, ऑप्शन बी में शबनम कमाली, ऑप्शन सी में सैयद मोहम्मद जाफरी, ऑप्शन डी में इरफान सिद्दीकी। तो हमद जो है आपका पहला चैप्टर है, इनके मुसन्निफकार लेखक कौन है, तो आप लोग याद रखेंगे शबनम कमाली। कौन थे, शबनम कमाली। उसके बाद अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगले सवाल में है डॉक्टर कमर जहां की पैदाइश कब हुई। क्या है सवाल, डॉक्टर कमर जहां की पैदाइश कब हुई। ऑप्शन ए में है 1950 ईस्वी, ऑप्शन बी में है 1952 ईस्वी, ऑप्शन सी में है 1953 ईस्वी, ऑप्शन डी में है 1954 ईस्वी। तो डॉक्टर कमर जहां की पैदाइश कब हुई, तो आप लोग याद रखेंगे 1952 ईस्वी। हाँ, आपकी किताब में तो वैसे दिया हुआ इस प्रकार 1951-52। हाँ, 1951-52। तो 1951-52 ऐसा भी ऑप्शन में कई बार देखने के लिए मिला है। तो आप याद रखेंगे 1951-52 में इनकी पैदाइश हुई, किनका, डॉक्टर कमर जहां का। उसके बाद अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। अगले सवाल में है अदब की पहचान किस तरह का मजमून है। आपके सिलेबस में अदब की पहचान एक मजमून दिया गया है, आप लोग याद रखेंगे। पूछा जाएगा अदब की पहचान सिर्फी एतबार से क्या है, तो आप याद रखेंगे यह एक मजमून है। और अदब की पहचान मजमून जो है इनके मुसन्निफकार का आप लोग नाम याद रखेंगे। अदब की पहचान मजमून के मुसन्निफकार हैं डॉक्टर अब्दुल मुगनी। कौन है, डॉक्टर अब्दुल मुगनी, डॉक्टर अब्दुल मुगनी। अदब की पहचान के मुसन्निफकार कौन है, डॉक्टर अब्दुल मुगनी। और यह किस तरह की मजमून है, तो आप लोग याद रखेंगे यह एक तनकीदी मजमून है। कैसा मजमून है, तनकीदी मजमून है। उसके बाद अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगले सवाल में है भीमराव अंबेडकर ने किस साल मैट्रिक का इम्तिहान पास किया। क्या है सवाल, भीमराव अंबेडकर ने किस साल मैट्रिक का इम्तिहान पास किया। तो भीमराव अंबेडकर ऑप्शन ए में देखेंगे 1909 ईस्वी, ऑप्शन बी में 1908 ईस्वी, ऑप्शन सी में 1910 ईस्वी, ऑप्शन डी में 1907 ईस्वी। तो भीमराव अंबेडकर मैट्रिक का इम्तिहान पास किए थे 1908 ईस्वी में। और इनके बारे में, भीमराव अंबेडकर के बारे में आप लोग याद रखेंगे, भीमराव अंबेडकर जो है इनकी पैदाइश 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को। भीमराव अंबेडकर का पैदाइश आप लोग याद रखेंगे 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को। 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को इनका पैदाइश हुआ, किनका, भीमराव अंबेडकर का, 14 अप्रैल 1891 ईस्वी। और इनके वालिद का भी नाम पूछा जाता है भीमराव अंबेडकर के। तो भीमराव अंबेडकर के वालिद का नाम याद रखेंगे रामजी मालवजी सकपाल। क्या था इनका वालिद का नाम, रामजी मालवजी सकपाल। रामजी मालवजी सकपाल कौन थे, इनके वालिद थे, किनका, भीमराव अंबेडकर का, रामजी मालवजी सकपाल। हाँ, रामजी मालवजी सकपाल इनके वालिद थे, किनका, भीमराव अंबेडकर का। उसके बाद इनके वालिदा का भी नाम पूछा जाता है कि भीमराव अंबेडकर के वालिदा का क्या नाम था, तो वालिदा का नाम था भीमबाई। वालिदा का क्या नाम था, भीमबाई। तो भीमराव अंबेडकर के बारे में इतना बात याद रखेंगे। भीमराव अंबेडकर मैट्रिक का इम्तिहान 1908 ईस्वी में पास करते हैं। भीमराव अंबेडकर की पैदाइश 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को होता है। भीमराव अंबेडकर के वालिद का नाम रामजी मालवजी सकपाल था। भीमराव अंबेडकर के वालिदा का नाम भीमबाई था। उसके बाद अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगले सवाल में है पटना कॉलेज में डॉक्टर अब्दुल मुगनी की बहाली किस हैसियत से हुई। डॉक्टर अब्दुल मुगनी के बारे में पूछा गया कि डॉक्टर अब्दुल मुगनी का बहाली पटना कॉलेज में किस हैसियत से हुई थी। ऑप्शन ए में है लेक्चरर, ऑप्शन बी में है क्लर्क, ऑप्शन सी में है प्रिंसिपल, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो पटना कॉलेज में डॉक्टर अब्दुल मुगनी जो है यह लेक्चरर यानी प्रोफेसर के पद पर बहाली हुआ था। लेक्चरर और प्रोफेसर दोनों एक ही बात होता है, आप लोग याद रखेंगे। डॉक्टर अब्दुल मुगनी का बहाली पटना कॉलेज में हुआ था, किस पद पर, तो लेक्चरर के पद पर, और प्रोफेसर कह लीजिए एक ही बात होता। और इनके बारे में पूछा जाएगा डॉक्टर अब्दुल मुगनी किस सब्जेक्ट के प्रोफेसर थे, तो आप लोग याद रखेंगे अंग्रेजी के या उर्दू के नहीं थे। ऐसा नहीं सोचना है कि उर्दू पढ़ रहे हैं तो उर्दू का ही होंगे, नहीं, यह अंग्रेजी के प्रोफेसर थे। डॉक्टर अब्दुल मुगनी जो है यह किस सब्जेक्ट के प्रोफेसर बने थे पटना कॉलेज में, तो आप लोग याद रखेंगे अंग्रेजी के। किस सब्जेक्ट के प्रोफेसर थे डॉक्टर अब्दुल मुगनी, अंग्रेजी के थे। हाँ, तो डॉक्टर अब्दुल मुगनी के बारे में आप यह बात याद रखेंगे। उसके बाद अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। अगले सवाल में इंसान की मुश्किलों को कौन हल करता है, तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, आप लोग याद रखेंगे इंसान की मुश्किलों को अल्लाह ताला हल करते हैं। उसके बाद अगले क्वेश्चन में चलेंगे। अगले क्वेश्चन में डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का अफसाना कह रहा है कि किस नोयत का है। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का अफसाना, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन कह लीजिए या सैयद मोहम्मद मोहसिन कह लीजिए, किस नोयत का है। ऑप्शन ए में रोमानी, ऑप्शन बी में जासूसी, ऑप्शन सी में तारीखी,
ऑप्शन डी में नफ्सियाती। तो डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का अफसाना आपके सिलेबस में जो है उसका नाम है कौन सी, फरार। फरार अफसाना के मुसन्निफकार कौन है, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन या सैयद मोहम्मद मोहसिन। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का कौन सा अफसाना आपके निसाब में है, तो याद रखेंगे फरार। और फरार जो अफसाना है वह किस तरह का है, तो आप याद रखेंगे यह एक नफ्सियाती अफसाना है। किस तरह का अफसाना है, नफ्सियाती। फरार किस तरह का अफसाना है, तो नफ्सियाती। किनका है, तो सैयद मोहम्मद मोहसिन का। उसके बाद अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। अगले सवाल में है सुहेल अजीमाबादी ने किस शोबे में मुलाजमत किया। यानी सुहेल अजीमाबादी जब अपना पढ़ाई पूरी कर लिए तो पढ़ाई पूरी करने के बाद वो इन्होंने मुलाजमत शुरू किया, यानी कि नौकरी किया। तो सबसे पहले इन्होंने मुलाजमत का शुरुआत कहां से किया, ऑप्शन ए में शोबे तालीम, ऑप्शन बी में ऑल इंडिया रेडियो, ऑप्शन सी में रेलवे, ऑप्शन डी में कॉलेज में। तो सुहेल अजीमाबादी अपने मुलाजमत का शुरुआत करते हैं ऑल इंडिया रेडियो से। सुहेल अजीमाबादी अपनी मुलाजमत का शुरुआत कहां से करते हैं, तो आप लोग आंसर याद रखेंगे ऑल इंडिया रेडियो में यह मुलाजमत करते हैं, यानी नौकरी करते हैं। उसके बाद अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। अगले सवाल में शबनम कमाली का असल नाम क्या है, तो बिल्कुल आसान सवाल यह है। ऑप्शन ए में हसन रजा, ऑप्शन बी में अहसन रजा, ऑप्शन सी में मुस्तफा रजा, ऑप्शन डी में अहमद रजा। शबनम कमाली का असल नाम मुस्तफा रजा, आप लोग याद रखेंगे। शबनम कमाली का असल नाम क्या था, तो मुस्तफा रजा था। और शबनम कमाली के बारे में याद रखेंगे, शबनम कमाली की पैदाइश 1938 ईस्वी सीतामढ़ी जिला के पोखरिया गांव में, आप लोग इस बात को भी याद रखेंगे। शबनम कमाली का असल नाम मुस्तफा रजा और इनकी पैदाइश सीतामढ़ी जिला के पोखरिया गांव में कब हुई थी, 1938 ईस्वी में। और शबनम कमाली का 5 शेरी मजमुआ है। उसके बाद अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगले सवाल में देखेंगे, कहता है भीमराव किस जात से ताल्लुक रखते थे। भीमराव अंबेडकर जो था वह किस जात से ताल्लुक रखते थे, तो ऑप्शन ए में है तेली, ऑप्शन बी में है मेहार, ऑप्शन सी में है सूरी, ऑप्शन डी में है पासवान। तो भीमराव अंबेडकर के बारे में आप लोग याद रखेंगे, भीमराव अंबेडकर जिस जाति से ताल्लुक रखते थे उसको कहा जाता था मेहार। भीमराव अंबेडकर किस जाति से ताल्लुक रखते थे, मेहार जाति से। हाँ, या आपको ऑप्शन में ऐसा भी देखने के लिए मिल सकता अछूत, यदि इस प्रकार जाति वाला बात नहीं लगा तो अछूत भी कहा जाता था। भीमराव अंबेडकर के जाति को अछूत भी कहा जाता था और ये मेहार जाति से ताल्लुक रखते थे। उसके बाद अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगले सवाल में शबनम कमाली का असल नाम क्या है, तो ये अभी आ चुका था, मुस्तफा रजा। शबनम कमाली का असल नाम मुस्तफा रजा। उसके बाद अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगले सवाल में शेर में कितने मिसरा होते हैं, तो आप लोग याद रखेंगे कोई जो शेर होते हैं उस शेर में कम से कम 2 मिसरा होते हैं। शेर में कितना मिसरा होते हैं, 2 मिसरा होते हैं, यानी 2 मिसरा मिलकर के एक शेर मुकम्मल होता है। उसके बाद अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। कहा कि नज्म हमद में किसकी तारीफ की गई है, तो आपकी किताब में पहला चैप्टर है हम, और कहा इसमें तारीफ किसका किया गया है, तो हम के माना ही होता है खुदा की तारीफ। तो नज्म हमद में किसकी तारीफ की गई है, तो आप लोग याद रखेंगे खुदा की तारीफ। रसूल की तारीफ किसमें की जाती है, तो आप लोग याद रखेंगे नात में। नात में किसकी तारीफ किया जाता है, तो रसूल की तारीफ की जाती है। उसके बाद अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। अगले सवाल में है शबनम कमाली कब पैदा हुए, तो बता चुके थे। शबनम कमाली की पैदाइश 1938 ईस्वी में सीतामढ़ी जिला के पोखरिया गांव में हुआ था। शबनम कमाली की पैदाइश कब हुई, तो आप लोग याद रखेंगे 1938 ईस्वी में सीतामढ़ी जिला के पोखरिया गांव में हुआ था। उसके बाद अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगले सवाल में शबनम कमाली किस जिला में पैदा हुए, तो सीतामढ़ी जिला में। किस जिला में पैदा हुए थे, तो सीतामढ़ी जिला में। दोनों एक ही ऑप्शन है तो दोनों सही है, सीतामढ़ी जिला में पैदा हुए थे। उसके बाद अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। कहा कि जेल में आकाश का मुतरादिफ, जेल मतलब मंदरजा जेल में कौन है, आकाश का मुतरादिफ। मुतरादिफ का मतलब होता पर्यायवाची। तो देखेंगे ऑप्शन ए में है खुर्शीद, ऑप्शन बी में है आफताब, ऑप्शन सी में आसमान, ऑप्शन डी में उफक। तो आकाश, आकाश का मुतरादिफ यानी पर्यायवाची हो जाएगा आसमान। क्या हो जाएगा, आसमान। जबकि खुर्शीद और आफताब जो है यह किनका मुतरादिफ है, तो आप लोग याद रखेंगे यह सूरज का मुतरादिफ है। किनका मुतरादिफ है, सूरज का। क्योंकि खुर्शीद के माना भी सूरज, आफताब के माना भी सूरज, सूरज तो सूरज होता ही है। तो यह तीनों किनके मुतरादिफ है, सूरज के। जबकि आसमान किसका मुतरादिफ है, आकाश का। उसके बाद अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। अगले सवाल में आपके निसाब में शामिल हमद के शायर कौन है, यानी हमद के लेखक पूछा गया है। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, हमद के शायर शबनम कमाली। उसके बाद अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। अगले सवाल में इंसान की मुश्किलों को कौन हल करता है, तो इंसान की मुश्किलों को कौन हल करता है, ये भी बिल्कुल आसान सवाल है। इंसान की मुश्किलों को अल्लाह ताला हल करते हैं। इंसान की मुश्किलों को कौन हल करता है, तो आप लोग याद रखेंगे अल्लाह ताला हल करते हैं। उसके बाद अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। अगले सवाल में है हमद के लुग़वी माना क्या होता है, तो बिल्कुल आसान सवाल है। हमद के लुग़वी माना होता है खुदा की तारीफ। हमद के लुग़वी माना क्या होता है, खुदा की तारीफ। उसके बाद अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगले सवाल में है हमद में जुलजलाल किसके लिए आया है।
तो हमद में एक लफ्ज आया है जुलजलाल, तो जुलजलाल लफ्ज जो आया है वह खुदा के लिए आया है। हमद में जुलजलाल किसके लिए आया है? तो हमद में जुलजलाल जो है खुदा के लिए आया है। उसके बाद अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगले सवाल में हमद का मुतरादिफ क्या होगा? मुतरादिफ यानी पर्यायवाची पूछा गया है। ऑप्शन ए में नात, ऑप्शन बी में अकीदत, ऑप्शन बी में सी में है बंदगी, ऑप्शन डी में है सना। सना से से होगा, से नून अलिफ सना। मुतरादिफ यानी पर्यायवाची, तो हमद का मुतरादिफ हो जाएगा सना। जैसे हमद में तारीफ होता है तो उसी प्रकार सना का माना भी तारीफ होता है। उसके बाद अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। अगले सवाल में देखेंगे, सवाल है बज्म कायनात में खुदा का क्या है? बिल्कुल आसान सवाल यह भी है। नक्श है, अक्स है, अस्क है, कुरैश है। तो आप लोग याद रखेंगे अक्स ऐन काफ सीन से होता है अक्स। बज्म कायनात में खुदा का अक्स है। बज्म कायनात में किसका है अक्स? खुदा का अक्स है। यानी कि कहने का मतलब पूरे दुनिया में बोलबाला किन्हीं का है? तो खुदा का है, खुदा का अक्स है। उसके बाद अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। अगले सवाल में है बाबे फैज से दोनों जहां को क्या मिलता है? बाबे फैज मतलब खुदा के रहमो करम से। तो ऑप्शन ए में रहमत, ऑप्शन बी में रिज्क, ऑप्शन सी में मेहरबानी, ऑप्शन डी में बुजुर्गी। तो बाबे फैज से दोनों जहां को रिज्क मिलता है, यानी कि दुनिया के जितने भी जानदार है सभी को रिज्क मिलता है खुदा के रहमो करम से। उसके बाद अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगले सवाल में नूर की जीद क्या होगी? जीद यानी उल्टा शब्द, विलोम। ऑप्शन ए में है जुल्मत, ऑप्शन बी में है किफलत, ऑप्शन सी में है हिकमत, ऑप्शन डी में है शिरकत। तो नूर की जीद क्या होगी यानी उल्टा क्या होगा? तो नूर का जीद होगा जुल्मत। नूर का जीद क्या होगा? जुल्मत। नूर का माना क्या होता है? रोशनी। जुल्मत का माना होता अंधेरा। नूर का जीद जुल्मत, नूर माना रोशनी, जुल्मत माना अंधेरा। उसके बाद अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। अगले सवाल में है ईज का मुतरादिफ क्या होगा? मुतरादिफ पर्यायवाची। ईज का मुतरादिफ क्या होगा? ऑप्शन ए में है जल, ऑप्शन बी में है अजल, ऑप्शन सी में है नजल, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो ईज का मुतरादिफ आप लोग याद रखिएगा, ईज का होता है जल, अजल नहीं। ईज का क्या होता है? जल, क्योंकि आपके चैप्टर में लिखा हुआ इजवो जल, इजवो जल, इजवो जल। इज का मुतरादिफ हो जाएगा जल, जल का मुतरादिफ हो जाएगा इज। उसके बाद अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। अगले सवाल में शबनम कमाली का असल नाम क्या है? तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, शबनम कमाली का असल नाम है मुस्तफा रजा। उसके बाद अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। अगले सवाल में तरक्की पसंद तहरीक का आगाज कब हुआ? तरक्की पसंद तहरीक का आगाज कब हुआ? ऑप्शन ए में है 1926 ईस्वी, ऑप्शन बी में है 1936 ईस्वी, ऑप्शन सी में है 1946 ईस्वी, ऑप्शन डी में है 1956 ईस्वी। तो तरक्की पसंद तहरीक का आगाज आप लोग याद रखेंगे 1936 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1936 ईस्वी में। और इसके बारे में यदि यह बात पूछ दे तरक्की पसंद तहरीक की आगाज कहां से हुई थी, तो आप लोग आंसर याद रखेंगे लखनऊ से। तरक्की पसंद तहरीक की आगाज कहां से हुई थी, तो आप लोग आंसर याद रखेंगे लखनऊ से। उसके बाद अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। अगले सवाल में देखेंगे निसाब में शामिल अफसाना भाभी जान किसकी तख्लीक है? ये भी बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। भाभी जान के मुसन्निफकार यानी लेखक कौन है? ऑप्शन ए अब्दुल मुगनी, ऑप्शन बी में सुहेल अजीमाबादी, ऑप्शन सी में अख्तर औरैनवी, ऑप्शन डी में प्रेमचंद। तो भाभी जान के मुसन्निफकार कौन है? सुहेल अजीमाबादी। कौन है? सुहेल अजीमाबादी। और सुहेल अजीमाबादी के बारे में आप लोग याद रखेंगे, सुहेल अजीमाबादी की पैदाइश 1911 ईस्वी में पटना में। सुहेल अजीमाबादी की पैदाइश कब हुई थी? 1911 ईस्वी में पटना में। और इनका वफात भी याद रखेंगे 1980 ईस्वी में इनका वफात होता है। किनका? सुहेल अजीमाबादी का। उसके बाद अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। अगले सवाल में चलेंगे। अगले सवाल में शामिल निसाब भाभी जान का ताल्लुक किस नस्री सिन्फ से है? मतलब सिन्फ के एतबार से भाभी जान क्या है? तो अफसाना है। भाभी जान क्या है? तो अफसाना है। उसके बाद अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। अगले सवाल में सुहेल अजीमाबादी की पैदाइश कब हुई? तो अभी आपको बताए थे सुहेल अजीमाबादी की पैदाइश 1911 ईस्वी में पटना में। सुहेल अजीमाबादी की पैदाइश कब हुई थी? 1911 ईस्वी में पटना में। यदि इनका वफात पूछा जाए तो आप लोग याद रखेंगे सुहेल अजीमाबादी की वफात जो है 1980 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1980 ईस्वी में। उसके बाद अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। अगले सवाल में सुहेल अजीमाबादी की वफात कब हुई थी? तो अभी बताए थे सुहेल अजीमाबादी की वफात जो है 1980 ईस्वी में हुई थी, पैदाइश 1911 ईस्वी में। उसके बाद अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। अगले सवाल में है सुहेल अजीमाबादी के पहले अफसानवी मजमुआ का क्या नाम है? पहले अफसानवी मजमुआ का क्या नाम है? ऑप्शन ए में है चारागर, ऑप्शन बी में है चार चेहरे, ऑप्शन सी में है अनोखी मुस्कुराहट, ऑप्शन डी में है आंख मिचोली। तो सुहेल अजीमाबादी का पहले अफसानवी मजमुआ का नाम है चार चेहरे। सुहेल अजीमाबादी का 3 अफसानवी मजमुआ है, 3 अफसानवी मजमुआ है, चार चेहरे है और अलौ भी है और आदमी के रूप है। आदमी के रूप, चार चेहरे अलौ आदमी के रूप, चार चेहरे अलौ और आदमी के रूप, ये किनका अफसानवी मजमुआ है? तो आप याद रखेंगे ये सुहेल अजीमाबादी का, चार चेहरे अलौ और आदमी के रूप।
पहला चार चेहरे, दूसरा अलो, तीसरा आदमी के रूप। और सोहेल अजीमाबादी का एक नाबिल भी पूछा जाता है। सोहेल अजीमाबादी का एक ही नाबिल है जिसका नाम है बेजर के पौधे। सोहेल अजीमाबादी का एक ही नाबिल है जिसका क्या नाम है, बेजर के पौधे। क्या नाम है, बेजर के पौधे। और सोहेल अजीमाबादी का एक अखबार भी आप लोग याद रखेंगे। सोहेल अजीमाबादी एक अखबार निकालते थे जो रोजाना निकलता था, उसका नाम था साथी। सोहेल अजीमाबादी का एक अखबार निकलता था जिसका क्या नाम था, साथी। आपको पूछ ले कि साथी किसका अखबार है तो आप लोग याद रखेंगे सोहेल अजीमाबादी का। बेजर के पौधे किनका नाबिल है तो सोहेल अजीमाबादी का। चार चेहरे अलो आदमी के रूप किनका अफसानवी मजमुआ है तो आप लोग याद रखेंगे सोहेल अजीमाबादी का। सोहेल अजीमाबादी का पहली अफसानवी मजमुआ का क्या नाम है, आप लोग याद रखेंगे किनका, चार चेहरे। सोहेल अजीमाबादी का पहली अफसानवी मजमुआ का क्या नाम है तो चार चेहरे नाम है। उसके बाद अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। रुकैया भाभी किस अफसाना का किरदार है, तो बिल्कुल आसान सवाल है। रुकैया भाभी जो है भाभी जान अफसाना का किरदार है। रुकैया भाभी किस अफसाना का किरदार है तो आप लोग याद रखेंगे भाभी जान। इसी में अख्तर भी एक किरदार आया है, अख्तर, हाँ, जो रिश्ता में रुकैया भाभी को देवर लगते थे। उसके बाद अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। अगले सवाल में सोहेल अजीमाबादी के बचपन का क्या नाम था। सोहेल अजीमाबादी के बचपन का क्या नाम था तो ऑप्शन ए में मुजीबुर रहमान, ऑप्शन बी में हसीबुर रहमान, ऑप्शन सी में हबीबुर रहमान, ऑप्शन डी में है कलीमुर रहमान। तो सोहेल अजीमाबादी का आप लोग याद रखेंगे असल नाम जो था सैयद मुजीबुर रहमान था। क्या नाम था, सैयद मुजीबुर रहमान। उसके बाद अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगले सवाल में है अनुमान भाभीजान किसका लिखा हुआ, मतलब भाभीजान जो चैप्टर है वो उनके लेखक कौन है तो आप लोग याद रखेंगे सोहेल अजीमाबादी। कौन है, सोहेल अजीमाबादी। उसके बाद अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। अगले सवाल में है सोहेल अजीमाबादी का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है, तो सोहेल अजीमाबादी का कौन सा अफसाना आपके सिलेबस में है तो आप याद रखेंगे भाभीजान। कौन सा अफसाना है, भाभीजान। उसके बाद अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगले सवाल में देखेंगे कहा गया है सोहेल अजीमाबादी कितने साल के थे कि उनकी वालिदा का इंतकाल हो गया। ऑप्शन ए में 1 साल, ऑप्शन बी में 2 साल, ऑप्शन सी में 3 साल, ऑप्शन डी में 4 साल। तो सोहेल अजीमाबादी केवल और केवल 1 साल के थे और इनकी वालिदा का इंतकाल हो गया था। सोहेल अजीमाबादी कितने साल के थे कि उनकी वालिदा का इंतकाल हो गया, तो आप लोग आंसर याद रखेंगे 1 साल। उसके बाद अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सोहेल अजीमाबादी की पैदाइश कहाँ हुई, तो आपको बता चुके हैं, फिर भी देख लीजिए। ऑप्शन ए गया में, ऑप्शन बी पटना में, ऑप्शन सी खुसरूपुर, ऑप्शन डी मुजफ्फरपुर। तो आपको पता है कि सोहेल अजीमाबादी की पैदाइश पटना में 1911 ईस्वी में हुई थी। पटना में कब, 1911 ईस्वी में। उसके बाद अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। अगले सवाल में सोहेल अजीमाबादी ने 7 सालों तक उर्दू की तरबीज व इशाअत कहाँ जाकर किया, मतलब सोहेल अजीमाबादी जो है अपनी पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद ये जो अफसाना निगारी का शुरुआत किए थे तो ये कहाँ जाकर के किए थे, तो ये झारखंड का एक शहर है जिसका नाम है छोटा नागपुर। आप इस शहर का नाम याद रखेंगे, छोटा नागपुर, जो कहां पड़ता है, झारखंड में। यहीं जाकर उर्दू का तरबीजो इशाअत किया, मतलब कौन सी, अफसाना निगारी, यानी कि लेखक बनने के लिए जो लेखन कला है उनका शुरुआत ये यहीं से किए थे। उसके बाद अगले सवाल की ओर चलेंगे। अगले सवाल में सोहेल अजीमाबादी का घरेलू माहौल कैसा था। ऑप्शन ए में है जमींदाराना, ऑप्शन बी में है ताहिराना, ऑप्शन सी में है इल्मो अदब, ऑप्शन डी में मजहबी। तो सोहेल अजीमाबादी के बारे में आप लोग जानते हैं कि इनका जो है यह एक जमींदार फैमिली से बिलोंग्स करते थे, तो जमींदाराना कह सकते हैं। उसके बाद अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। अगले सवाल में है अफसाना का मजमुआ अलो के मुसन्निफ कौन है, तो आपको बता चुके हैं सोहेल अजीमाबादी का 3 अफसानवी मजमुआ है, जिसमें से 4 चेहरे अलो आदमी के रूप, तो अलो किनका हो जाएगा, तो आप ये आंसर याद रखेंगे सोहेल अजीमाबादी का। कितने अफसानवी मजमुआ है, 3। पहला का नाम 4 चेहरे, दूसरा का नाम अलो, तीसरा का नाम आदमी के रूप। उसके बाद अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। अगले सवाल में सोहेल अजीमाबादी के एक नाविल का नाम बताइए, तो आपको बता चुके हैं सोहेल अजीमाबादी का एक नाविल है, देख लीजिए। ऑप्शन में है 2 गज जमीन, ऑप्शन बी में है बेजर के पौधे, आगे है जबर मनली सड़क, ऑप्शन डी में है मैदान अमल। तो सोहेल अजीमाबादी केवल और केवल एक ही नाविल लिखे हैं जिनका नाम है बेजर के पौधे। क्या नाम है, बेजर के पौधे। उसके बाद अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। अगले सवाल में इनमें सोहेल अजीमाबादी का मजमुआ कौन है, आदमी के रूप, आंख बिचौली, अनोखी मुस्कुराहट, दर्पण। तो सोहेल अजीमाबादी का आप 3 को देखे अफसानवी मजमे, जिसमें से यह आदमी के रूप किनका है, सोहेल अजीमाबादी का। बाद बाकी आंख कौन है, तो आदमी के रूप किनका है, सोहेल अजीमाबादी का। आंख बिचौली, अनोखी मुस्कुराहट, दर्पण, ये इनका नहीं है। उसके बाद अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। कहता है कौन सी, इनमें कौन सा अफसानवी मजमुआ सोहेल अजीमाबादी का नहीं है, इसमें क्या लिखा गया है, नहीं है। अलो, 4 चेहरे, दर्पण, आदमी के रूप। तो आप जानते हैं अलो भी इन्हीं का है, 4 चेहरे भी इन्हीं का, दर्पण इनका नहीं है, आदमी के रूप भी इन्हीं का है। तो इसमें पूछा गया था नहीं है, तो कौन नहीं है, तो आंसर याद रखेंगे दर्पण इनका नहीं है, दर्पण इनका नहीं है। जबकि 4 चेहरे, अलो, आदमी के रूप, ये तीनों इनका
है। किनका? सोहेल अजीमाबादी का। उसके बाद अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। अगले सवाल में है सोहेल अजीमाबादी ने कौन सा रोजाना अखबार निकाला? तो आपको बता चुके हैं सोहेल अजीमाबादी एक अखबार निकालते थे जो रोजाना निकलता था। ऑप्शन ए में है ईसार, ऑप्शन बी में है साथी, ऑप्शन सी में है इत्तेहादो वतन, ऑप्शन डी में है कौमी आवाज। तो आप याद रखेंगे साथी अखबार किनका है? सोहेल अजीमाबादी का। उसके बाद अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। अगले सवाल में है उर्दू का पहला अफसाना कौन है? तो उर्दू जबान में पहला जो अफसाना लिखा गया उनका नाम पूछा गया। ऑप्शन ए में नसीर और खदीजा, ऑप्शन बी में महारानी का तोहफा, ऑप्शन सी में कफन, ऑप्शन डी में आंख मिचोली। तो उर्दू का पहला अफसाना का आप लोग नाम याद रखेंगे नसीर और खदीजा। क्या नाम था? नसीर और खदीजा। उसके बाद अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। अगले सवाल में है अफसाना नसीर और खदीजा के मुसन्निफ कौन है, यानी कौन है इनके लेखक? तो नसीर और खदीजा के मुसन्निफकार थे अल्लामा राशिदुल खैरी। कौन थे? अल्लामा राशिदुल खैरी। और पूछा जाएगा नसीर और खदीजा की इशाअत कब हुई, यानी कब छपा था? तो आंसर याद रखेंगे 1903 ईस्वी में। उर्दू का पहला अफसाना नसीर और खदीजा और इनके मुसन्निफकार अल्लामा राशिदुल खैरी। और ये कब शाये हुआ नसीर और खदीजा? तो आप याद रखेंगे 1903 ईस्वी। शाये होना मतलब छपना। उसके बाद अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। अगले सवाल में है अफसाना नसीर और खदीजा की इशाअत कब हुई? तो अभी तुरंत बताएं। अफसाना नसीर और खदीजा की इशाअत यानी कब छपा था? 1903 ईस्वी में। कब छपा था? 1903 ईस्वी में। अफसाना नसीर और खदीजा की इशाअत कब हुई? तो 1903 ईस्वी में। तो इस वीडियो में इतना ही रहेगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा और निश्चित रूप से आप इस वीडियो को जरूर देख करके जाए। आपको एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगा और इसमें से आपको जितना भी क्वेश्चन बताया गया कि उम्मीद है कि इसमें आपको आधे से अधिक क्वेश्चन निश्चित रूप से देखने के लिए मिलेगा। इसीलिए आप वीडियो को इग्नोर ना करें। आप वीडियो को पूर्ण रूपेण जो है 2 से 3 बार जरूर देख ले जाने से पहले। हाँ, इसके बाद जो है एक वीडियो और आप लोगों को ग्रामर का देंगे और बुक का दोनों मिक्स क्वेश्चन रहेगा। तो उसके लिए फिर आपको जो है कुछ देर में एक क्लास और देंगे, इसको आप इग्नोर ना करें। निश्चित रूप से आप इस वीडियो को देखकर जाते हैं तो आपको आधे से अधिक क्वेश्चन इसी वीडियो से देखने के लिए मिलेगा। तो आप अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को देखिए। एग्जाम में जाने से पहले आप जरूर देख करके जाए, आपको काफी हेल्प मिलेगा। तो आज के वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो आज इतना ही रहने देते हैं।